हेलो डियर, वैसे तो मेंटल टेस्ट के जो सॉल्यूशन हैं वो आपको नहीं देखने चाहिए हैं। आपका अगर कंसेप्ट अच्छे से क्लियर है तो आप ये कर लोगे और क्वेश्चंस को दोबारा से ट्राई करना चाहिए। लेकिन फिर भी कभी कभी हो जाता है कि कभी कभी कोई क्वेश्चन स्ट्राइक नहीं करता, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप उसका सॉल्यूशन देख सकते हो। फाइंड द इक्वेशन हुज रूट्स आर 1 और 5। तो सीधी सी बात है, दो रूट्स हमें पता हैं, तो इन दोनों का सम क्या है? इन दोनों का सम है भाई 6 और इन दोनों का प्रोडक्ट है 5। तो देखो हम यहाँ पर अब इक्वेशंस देखते हैं, बिकॉज इनकी इक्वेशन क्या बनने वाली है? इक्वेशन बनती है एक्स स्क्वेयर और जो भी सम है उसके आगे माइनस लगा के -6x प्लस आगे हम लिखते हैं प्रोडक्ट एज इट इज जो भी है और इज इक्वल टू 0। तो ये वाली इक्वेशन एक बार देख लेते हैं, तो आंसर हो गया जी ऑप्शन 3। सिंपल सी बात है, मेंटली कर सकते हैं। फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस। तो देखो, जब हमारे सामने कोई भी इक्वेशन होती है तो यहाँ पर दोनों रूट्स का प्रोडक्ट होता है और यहाँ पर जो भी चीज़ होती है उसके साइन को बदल दो एक बार। -9 है तो मैंने 9 ले लिया, तो ये उन दोनों का सम होता है। तो 14 को मैं दो हिस्सों में तोड़ रहा हूँ, 7 दूनी 14, जिनका सम 9 होना चाहिए, और यहाँ पर 7 और 2 का सम 9 है। तो जो इसकी दो रूट्स हैं वो आ गई हैं, एक 2 है और एक 7 है। ठीक है। और व्हाट वैल्यूज ऑफ एक्स, तो एक्स के किस मान के लिए, यानी कि इस इक्वेशन के कौन से रूट्स हैं, मतलब एक्स के कौन से मान के लिए ये जो है ये 0 होएगी, यानी कि इस इक्वेशन के रूट्स निकालने के लिए बोल रहा है। तो देखो भाई, जो भी इस इक्वेशन के रूट्स हैं उनका प्रोडक्ट 28 है और उनका सम जो है, यहाँ पर उसका मैं साइन बदल रहा हूँ 11 का, उनका सम 11 है। तो 14 को मैं दो हिस्से में तोड़ लेता हूँ, तो ये आ गया जी 7 चौके 28 और 7 और 4 11 होता है। तो आंसर हो गया ऑप्शन 3। वट आर द जीरोज ऑफ द इक्वेशन। तो कभी कभी एग्जामिनर आपसे ये भी पूछ लेता है इस इक्वेशन के जीरोज क्या हैं, या इस समीकरण के शून्य क्या हैं। तो जीरोज का मतलब होता है कि एक्स की कौन सी वैल्यू रखें कि ये जो इक्वेशन है इसका वैल्यू 0 आ जाए। क्लियर है कि इसके जीरोज क्या हैं? एक हिसाब से वो आपसे इसकी रूट्स ही पूछ रहा है। और जब भी इक्वेशन इस टाइप का आए कि उसके स्टार्टिंग में एक्स के कोएफिशिएंट के सामने कोई नंबर हो, तो उस केस में जो हम प्रोडक्ट मानते हैं ना रूट्स का, वो हम मानते हैं इसका और इसका प्रोडक्ट। तो 5 दूनी 10, और प्रोडक्ट के केस में जो भी साइन होता है उसको कंसीडर किया जाता है। यहाँ पर हो गया -10, मतलब उसी साइन को कंसीडर किया जाता है। और सम के केस में जो भी साइन होता है उसका उल्टा साइन लिया जाता है, यानी कि जो सम है वो इस केस में हम मानेंगे जी -9। तो 10 को ऐसे ही दो हिस्सों में तोड़ लो जिनका सम -9 हो। तो देखो भाई, यहाँ पर अब मैं 10 को तोड़ रहा हूँ, 10 और 1, और सम -9 चाहिए तो मैंने बड़ी वैल्यू को माइनस दे दिया। तो भाई इन दोनों का प्रोडक्ट -10 है और सम -9 है। लेकिन यहाँ पर एक्चुअल रूट्स 10 और 1 नहीं होंगे, बिकॉज जब भी ऐसी इक्वेशन हो, मैंने आपको बोला था कि एक्स स्क्वेयर का जो भी कोएफिशिएंट है उससे आपको इसे डिवाइड करना पड़ेगा। तो -10/2 और 1/2, यानी कि -5 एंड 1/2 इसका आंसर हो जाएगा। द सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन दिस। तो देखो भाई, जैसे पिछले इक्वेशन में मैंने बताया, प्रोडक्ट हो जाएगा -6 और 3 -18, और सम हो जाएगा यहाँ पर जो भी है उसका साइन बदल के 7। 18 को मैंने ऐसे दो हिस्सों में तोड़ दिया, 9 दूनी 18 होता है, और छोटी वैल्यू को माइनस दे दिया ताकि जो सम है वो पॉजिटिव रहे। ठीक है। लेकिन 9 और -2 इसके एक्चुअल रूट्स नहीं है। अब हमें इनको 3 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो एक्चुअल रूट आ जाएंगे 9/3, यानी कि 3 और -2/3, ऑप्शन 4। द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर द इक्वेशन दिस आर। तो देखो भाई, वो आपको ये पूछ रहा है कि इस इक्वेशन के लिए एक्स के क्या वैल्यू होंगे। तो एक बार हम इसको सोल्व कर लेते हैं। तो ये हो गई एक्स स्क्वेयर, इस -4x को एक बार इधर ले आते हैं, तो ये हो जाएगा +9 और 4 13x, और इस 6 को इधर लेके आ जाएंगे तो +12 = 0। तो जो भी इस इक्वेशन की रूट्स हैं उनका जो प्रोडक्ट है वो है 12, और उनका सम है भाई साहब -13। तो मैं 12 को ऐसे तोड़ रहा हूँ, 12 1 जा 12। तो देखो, प्रोडक्ट पॉजिटिव है तो या तो दोनों पॉजिटिव होंगे या दोनों नेगेटिव, लेकिन सम नेगेटिव है तो दोनों पॉजिटिव तो नहीं हो सकते, दोनों नेगेटिव ही होंगे। तो देखो, -12 और -1 -13, और प्रोडक्ट भी 12 आ गया इन दोनों का। तो यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन 1। इफ 4 इज वन रूट ऑफ दिस इक्वेशन एंड 3 इज वन रूट ऑफ दिस इक्वेशन, फाइंड ए। तो देखो भाई, ये जो पहले वाली इक्वेशन है, इस इक्वेशन के दोनों रूट्स का प्रोडक्ट 8 है और उसमें से एक रूट 4 है, तो दूसरी रूट 2 होएगी।
4 दूनी 8, और दोनों रूट्स जब हमें मिल ही गई हैं तो उनका सम 4 और 2 6 होएगा, और यहाँ पर ये जो p होती है ये उनके सम की जगह होएगी। अगर इन दोनों का सम 6 है तो यहाँ पर x का कोएफिशिएंट -6 होना चाहिए, तो माइनस ऑलरेडी लिखा हुआ है, यानी कि p की जगह 6 आएगा, यानी कि p = 6। तो यहाँ पर p की जगह मैंने 6 लिख दिया दूसरी इक्वेशन के अंदर, ठीक है। और यहाँ पर एग्जामिनर ने ये बताया था कि इस इक्वेशन की एक रूट 3 है, तो मतलब कि 6 जो है दोनों रूट का प्रोडक्ट है, उसमें से एक 3 है तो दूसरी 2 होएगी, 3 दूनी 6 होता है। और अगर 3 और 2 ये दो रूट्स हैं इस इक्वेशन की, तो उन दोनों का सम होएगा 5, और जो भी इनकी रूट्स का सम होता है वो यहाँ पर लिखा होता है, यानी कि a की वैल्यू 5 होएगी। अगर 5 सम है तो -5 लिखा होता है, माइनस ऑलरेडी लिखा हुआ है तो a की वैल्यू 5 होएगी, यानी कि आंसर इज ऑप्शन 1। If 2 is one root of this equation and a/b/c is equal to 2/9/10, find the other root। तो देखो भाई ध्यान से, अगर मैं आपके सामने एक इक्वेशन लिखूं कि 2ax² + 2bx + 2c is equal to 0, और एक और इक्वेशन आपके सामने लिखूं कि ax² + bx + c is equal to 0, तो आप मेरे को क्या बताओगे कि इन दोनों इक्वेशंस में क्या डिफरेंस है? क्या ये दोनों इक्वेशंस अलग अलग हैं, या फिर मैंने सिर्फ नीचे वाली इक्वेशन को 2 गुना करके ऊपर लिख दिया है बस? देखो, नीचे वाली इक्वेशन को मैंने दोनों साइड 2 से गुना कर दिया, लेफ्ट हैंड साइड जब मैंने 2 से गुना किया वो तो आपको दिख गया, जब मैंने राइट हैंड साइड 2 से गुना किया तो 2 × 0 0, और इस इक्वेशन को दोनों साइड आप किसी भी चीज से मल्टीप्लाई कर लो, फर्क तो कोई पड़ता नहीं, ना ही इसकी रूट्स पर कोई फर्क पड़ता, क्योंकि इक्वेशन सेम है ना। क्लियर है, इक्वेशन सेम है। अगर आप ऐसे लिखते हो x = 3 और 2x = 6, दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर देते हो, तो x की वैल्यू पर तो फर्क नहीं पड़ता, x की वैल्यू तो वही 2 3 6 3 ही रहेगी। क्लियर है, तो यही चीज मैं यहां पर बताना चाह रहा हूं कि जैसे a b और c ये कोएफिशिएंट्स हैं इक्वेशन के अंदर, ये नंबर्स हैं, जैसे यहाँ पर a b और c हैं, इसी तरह। तो अगर हमें सिर्फ इनका रेशियो मिल जाए ना तो भी सेम ही रूट आएंगे, आपको एग्जैक्ट a b और c की वैल्यू की जरूरत नहीं होती। और हम तो पता है क्या करते हैं, जब हमारे पास एग्जामिनर ऐसे नंबर दे देता है कि भाई 4x² + 16x + 8 = 0, तो हम तो उसको जल्दी सोल्व करने के लिए जानबूझ के 4 को काटते और हैं कि भाई 4 × 4, 4 × 16, 4 दूनी 8, हम तो जानबूझ के ऐसे और लिखते हैं इक्वेशन को। क्लियर है, तो भाई मतलब कि जब एग्जामिनर ने हमें a b और c का रेशियो दे दिया, इसका मतलब उसने हमें एग्जैक्ट इक्वेशन ही दे दी। ठीक है, उसने हमें एग्जैक्ट इक्वेशन ही दे दी। तो अब मैं यहाँ पर एग्जैक्ट इक्वेशन लिख रहा हूँ, तो एग्जैक्ट इक्वेशन क्या है? 2x² - 9x + 10 = 0, ये एग्जैक्ट इक्वेशन है। और आपको ये पता है कि इस इक्वेशन की एक रूट 2 है, तो अगर आपको एक रूट पता है तो दूसरी रूट निकालने के बहुत सारे तरीके हैं। देखो कि आपको सम ऑफ रूट्स पता है, जी हाँ पता है, तो सम ऑफ रूट्स क्या होता है? अब यहाँ पर सम ऑफ रूट्स 9 मत बोलना, क्योंकि यहाँ पर कोएफिशिएंट 2 है। जब हम इस तरह की इक्वेशन को सोल्व करते हैं जिनमें यहाँ पर कोएफिशिएंट 1 के अलावा है, तो हम जल्दी सोल्व करने के लिए सम ऑफ रूट्स 9 मान लेते हैं, और जो प्रोडक्ट ऑफ रूट है वो 10 × 2 20 मान लेते हैं। लेकिन एक्चुअल में सम ऑफ रूट क्या होता है ऐसी इक्वेशन में? मैंने ये फॉर्मूला भी आपको बताया है कंसेप्ट लेक्चर में। वो होता है भाई साहब 9/2, इससे डिवाइड करना होता है। ठीक है, इसका साइन चेंज तो करना ही होता है सम का। तो अगर हमें रूट्स का सम मिल गया जो कि है 4.5, और हमें एक रूट मिल गई 2, तो दूसरी रूट निकालने से हमें कौन रोकेगा? 2.5, आंसर इज ऑप्शन 2। या फिर अगर आपको प्रोडक्ट ऑफ रूट्स मिल गया जो कि है 10/2 5, और उसमें से एक रूट आपको मिल गई जी 2, तो दूसरी रूट क्या होगी? अगर ये रूट्स का प्रोडक्ट है तो प्रोडक्ट को 2 से डिवाइड कर दूंगा, 5/2 आ गई 2.5, तो आंसर की इज ऑप्शन 2। और ये हम मेंटली कर सकते थे डेफिनेटली। फाइंड बी इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस आर इक्वल। अगर इसके रूट्स इक्वल हैं तो देखो दोनों रूट्स का सम क्या है? दोनों रूट्स का सम है भाई साहब 6, और दोनों रूट्स इक्वल हैं, तो 6 को ऐसे 2 टुकड़ों में तोड़ो जिनका सम 6 हो, ठीक है, और बराबर हो, तो 3 और 3। अब इन्होंने बोला कि b की वैल्यू निकालो। ये b जो है ये उस जगह पर है जहां पर रूट्स का प्रोडक्ट लिखा होता है, यानी कि 3 3 9 लिखा होता है, तो b की वैल्यू है ऑप्शन
3. If x1 x2 are the roots of x square plus 4x plus k is equal to 0 and x1 minus x2 is equal to 2, तो हमें k की वैल्यू बतानी है। तो देखो, हमें दोनों रूट्स का सम पता है। दोनों रूट्स का सम क्या है भाई? दो चीज़ों का सम ऑफ रूट्स, वो है -4। और उन दोनों का डिफरेंस पता है, x1 और x2 इसने दोनों रूट्स बताई हैं। तो x1 प्लस x2 हमें पता है और x1 माइनस x2 एग्जामिनर ने बता दिया है। तो सिंपल सी बात है, आपको k निकालना है। तो पहला तरीका मैं एक बार आपको ये बता दूं कि एक बार इन दोनों को जोड़ो, तो दोनों को जोड़ोगे तो 2x1 इज इक्वल टू -2, देयरफॉर x1 इज इक्वल टू -1। एक बार दोनों का डिफरेंस लो। जब एक बार आप दोनों का डिफरेंस लोगे, ऊपर वाले में से नीचे वाला घटाओगे, तो आ जाएगा जी 2x2 इज इक्वल टू -6। ऊपर वाले में से नीचे वाला घटाओगे तो x2 की वैल्यू आ जाएगी -3। और अब आपके पास दोनों रूट्स आ गई हैं, उसने आपसे इनका तरीका पूछा है, तो दोनों का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? 3, यानी कि आंसर इज ऑप्शन 2, क्योंकि k जो है वो दोनों रूट्स के प्रोडक्ट की जगह रखा हुआ है। ठीक है। और दूसरा तरीका मैं क्या करता हूं, देखो इसको मेंटली निकालने का। मैंने आपको एक चीज बताई थी, अगर हमने 80 को ऐसे दो टुकड़ों में बांटना है, एक टुकड़े को दो ज्यादा मिले, तो हम सबसे पहले एक टुकड़े को 2 दे देते हैं। फिर 80 की जगह पर बचता क्या है? फिर बचता है 78। फिर हम 78 को ऐसे तोड़ देते हैं, 39। तो एक टुकड़े के पास हो जाता है 39 प्लस 2 41, और एक के पास हो जाता है 39। तो दूसरे के पास 2 एक्स्ट्रा हो गया ना। ऐसे ही जब आपने -4 को 2 ऐसे टुकड़ों में बांटना है कि एक के पास 2 ज़्यादा हो, मतलब दोनों रूट्स का सम -4 है, तो -4 को ऐसे 2 हिस्सों में बांटना है कि एक के पास 2 एक्स्ट्रा हो, क्योंकि दोनों का डिफरेंस 2 है। तो मैंने ऑलरेडी एक को 2 दे दिया, तो मेरे पास कितना बचा? अगर -4 में से 2 दे दोगे, मतलब -4 - 2, तो -6 बचेगा। अब आपको ये फिजिकली तो पॉसिबल आपको लग नहीं रहा होगा, जिस बंदे के पास पहले ही 4 रुपए का उधार है, वो किसी को 2 रुपए क्या देगा? लेकिन मैथमेटिकली तो ऐसे देख सकते हैं ना कि पहले ही जिसके पास 4 रुपए उधार है, 4 रुपए की कमी है, वो 2 रुपए और दे देगा, तो उसके पास 6 की कमी हो जाएगी। और अब इस 6 को -3 और -3 करेंगे, तो यहाँ पर तो -3 हो गया, यहाँ पर -1 हो जाएगा 2 और -3 से। ठीक है, तो मैथमेटिकली ऐसे सोच सकते हो आप, टेंशन मतलब। इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस आर इन रेशियो 3:4, तो देखो भाई, अगर रूट्स इस रेशियो में है, तो एक रूट मैंने मन ही मन में मान ली 3a, और दूसरी रूट मैंने मन ही मन में मान ली 4a। अब मुझे पता है कि दोनों रूट्स का जो सम है वो होएगा 7a, और मुझे ये भी पता है कि दोनों रूट्स का जो सम है, देख कर ही मुझे पता लग रहा है कि वो है 28। तो 7a की वैल्यू अगर 28 है, तो a की वैल्यू आ जाएगी 4। तो यहाँ पर मुझे दोनों रूट्स पता लग गई, 12 और 16, 4 तिये 12 और 4 चौके 16। और यहाँ पर अब एग्जामिनर ने क्या पूछा है कि भाई p की वैल्यू बताओ। तो p जो है वो दोनों रूट्स के प्रोडक्ट की जगह है, तो 16 और 12 का प्रोडक्ट क्या होगा? 16 एकम 16, 160, और 32 192, यानी कि आंसर इज ऑप्शन 1। इफ वन रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज थ्राइस द अदर, ऐसे क्वेश्चन में मैंने आपको क्या बोला था, एग्जामिनर चाहे ट्वाइस बोल दे, थ्राइस बोल दे, 4 गुना बोल दे, आपने क्या कर लेना है कि भाई अगर एक रूट a है, तो दूसरी रूट जो है वो क्या होगी? वो 3a होगी, क्योंकि उसने थ्राइस बोला है। और अब वो यहाँ पर आपको क्या बताएगा? या तो दोनों रूट्स का प्रोडक्ट बताएगा या सम बताएगा, कोई ना कोई रास्ता तो देगा आपको आगे बढ़ने के लिए। तो यहाँ पर उसने आपको ये बता दिया कि दोनों रूट्स का जो सम है, यहाँ पर इसका साइन चेंज कर लेंगे, वो -28 है। और यहाँ पर हमें पता है कि दोनों रूट्स का जो सम है, a और 3a दो रूट्स हैं, तो वो है जी 4a। तो 4a इज इक्वल टू -28, देयरफॉर a इज इक्वल टू -7। अगर एक रूट -7 है, तो दूसरी रूट इसकी 3 गुना है, -21। और हमें अब ये भी पता है कि इन दोनों का प्रोडक्ट क्या है। इन दोनों का प्रोडक्ट क्या है? 147। क्यों हमने प्रोडक्ट निकाला? क्योंकि उसने हमसे सी पूछा है। सी ऐसी चीज है जो प्रोडक्ट वाली जगह पर रखी हुई है। तो सी की वैल्यू क्या है? सी की वैल्यू है जी आंसर 4। इफ वन रूट ऑफ द इक्वेशन इज थ्राइस द अदर, एक रूट मैंने मान ली जी ए, दूसरी रूट मैंने मान ली 3a। और यहां पर अब की बार उसने क्या बोला? अब की बार उसने ये बोला कि भाई दोनों रूट्स का जो सम है, देखो मेरी बात को ध्यान से समझिएगा, कि भाई दोनों रूट्स का जो सम है वो है -24/3। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? तो यहाँ पर आ जाएगा जी -8। तो उसमें से एक रूट क्या हो जाएगी? क्योंकि 3a और +a,
तो क्या हो गया 4a, तो इट मीन्स -8 इज इक्वल टू 4a, दोनों रूट्स का सम। तो a इज इक्वल टू -2, और उसके बाद उसने आपसे पूछा क्या है, उसने आपसे पूछा है b की वैल्यू। तो देखो भाई यहाँ पर जो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आप लिखोगे, जब आप रूट्स का प्रोडक्ट लिखोगे तो उसको आप कैसे लिखोगे, उसको आप लिखोगे b/3। और यहाँ पर हमें दोनों रूट्स मिल चुकी हैं, क्योंकि a की वैल्यू अगर -2 है तो a की वैल्यू -2 है, दूसरे 3a की वैल्यू -6 होगी। तो भाई दोनों रूट्स का प्रोडक्ट क्या है, 6 दूनी 12, दोनों रूट्स का प्रोडक्ट है 12, यानी कि b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू है 12 3 36। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। क्लियर है? चलिए अब आगे बढ़ते। इफ वन रूट ऑफ द इक्वेशन इज क्यूब ऑफ द अदर फाइंड p। बिल्कुल सिंपल है, हमने एक रूट को a मान लिया तो दूसरी रूट को मान लेंगे a³। एक रूट दूसरी रूट की क्यूब है। अब यहाँ पर एग्जामिनर ने आपको या तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स बताया होगा या सम ऑफ रूट्स बताया होगा, ऐसे क्वेश्चंस में जनरली यही होता है। तो यहाँ पर एग्जामिनर ने आपको प्रोडक्ट ऑफ रूट्स बताने के लिए रास्ता निकाला है, क्योंकि उसने आपको ये वाला टर्म और ये वाला टर्म दे रखा है। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हो जाएगा 80/5 यानी कि 16। और अगर एक रूट a है और दूसरी रूट a³ है तो इन दोनों का प्रोडक्ट हो गया a की पावर 4, यानी कि a की पावर 4 इज इक्वल टू 16 और a इज इक्वल टू 2, है ना। लेकिन यहां पर देखो ध्यान से, एक चीज को आप छोड़ दोगे अगर आप ऐसे कर दोगे तो क्या, कि a की वैल्यू 2 भी हो सकती है और a की वैल्यू -2 भी हो सकती है, क्योंकि 2 की पावर 4 करोगे तो भी 16 आएगा और -2 की पावर 4 करोगे तो भी 16 आएगा। तो जब पावर इवन होती है ना, इवन यानी कि जैसे कि 4 या फिर ऐसे हो a² इज इक्वल टू 4, तो a की 2 वैल्यू आती हैं +-2, ऐसे हम ले सकते हैं। क्लियर है? तो देखो भाई यहाँ पर या तो a की वैल्यू 2 होएगी या a की वैल्यू -2 होएगी, तो इन दोनों केसेस को हमें कंसिडर करना पड़ेगा। तो अगर a की वैल्यू हुई 2 तो a³ की वैल्यू होएगी 8, और अगर a की वैल्यू हुई -2 तो a³ की वैल्यू होएगी -8। ठीक है? और यहां पर अब एग्जामिनर ने क्या आपसे पूछा है, उसने पूछा कि भाई p की वैल्यू कितनी है। तो देखो सम ऑफ रूट्स निकालने के लिए हमें देखना पड़ेगा -p/5, -p/5 ये है सम ऑफ रूट्स। तो यहाँ पर दोनों रूट्स हमें पता हैं, तो इनका सम क्या है, एक केस के अंदर है इनका सम 10 और एक केस के अंदर इनका सम है जी -10। तो अगर हम पहले वाले केस को माने तो -p/5 इज इक्वल टू 10, देयरफॉर p इज इक्वल टू -50, तो p की वैल्यू -50 है। लेकिन अगर हम दूसरे केस को माने तो -p/5 इज इक्वल टू -10, देयरफॉर p इज इक्वल टू जस्ट 50 यानी कि +50। तो भाई यहाँ पर आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा, 50 और -50। ठीक है? इफ द इक्वेशन x² + ax + b इज इक्वल टू 0 हैज इक्वल रूट्स, ठीक है, एंड 2 इज वन रूट ऑफ द इक्वेशन दिस, फाइंड b। तो देखो भाई 2 जो है वो इस इक्वेशन की एक रूट है। कौन सी इक्वेशन की? इस इक्वेशन की। तो देखो यहाँ पर हमें रूट्स का प्रोडक्ट पता है कि रूट्स का प्रोडक्ट 14 है, और उनमें से अगर एक रूट 2 है तो दूसरी रूट 7 होगी, 7 दूनी 14। और इन दोनों रूट्स का सम जो है वो यहाँ पर लिखा होता है, सम का साइन चेंज करके। तो इन दोनों रूट्स का सम है 9, तो यहाँ पर पक्का -9 लिखा होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर तो पॉजिटिव साइन है, तो हमें a की वैल्यू -9 देनी पड़ेगी ताकि यहाँ पर -9x आए। हमारा फर्ज बनता है कि जो भी दोनों रूट्स का सम है उसको माइनस लग कर ऐसे इक्वेशन ऐसे बने, -9x + 14। अगर यहाँ पर पहले ही ऐसे होता, ध्यान से देखो यहाँ पर कई स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन होता है कि पहले से ही ऐसे होता है x² - ax + 14, तो फिर आप क्या करते हैं, फिर देखो यहाँ पर ऑलरेडी माइनस लगा हुआ है, अगर आप a की वैल्यू -9 रख दोगे तो यहाँ पर +9 बन जाएगा, -9। तो उस केस में हमारा फर्ज बनता है कि a की जगह सिर्फ 9 रखें। ठीक है, a की जगह सिर्फ 9 रखें। और अगर यहाँ पर ये दे रखा है कि ये, तो हमें कुल मिलाकर यहाँ इसके साइन को बदलना है, तो उस केस में हमने यहाँ पर क्या रखना है, उस केस में हमने यहाँ पर रखना है -9। ठीक है, उस केस में हमने यहाँ पर रखना है -9। तो देखो यहाँ पर जब आप इन दोनों रूट्स का सम 9 आ गया, तो यहाँ पर अगर आप a की वैल्यू 9 रख दोगे, a की वैल्यू 9 रख दोगे, तो उस केस में क्या होएगा, उस केस में यहाँ पर दोनों रूट्स का सम, अगर आपने ये वाली इक्वेशन बना दी सिर्फ x² + 9x + 14, तो इसका मतलब जो रूट्स का सम है वो है जी -9, क्योंकि वो तो ऐसे ही है, साइन को बदल कर एक्सेप्ट किया जाता है, लेकिन एक्चुअल में सम है 9।
और अगर आपने यहाँ पर -9 रखना है, ठीक है, अगर आपने रूट्स का सम 9 बनाना है तो यहाँ पर -9 रखना है, मतलब कि a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू -9 है यहाँ पर। ठीक है, जब आप किसी को दिखाओगे ना कि इस इक्वेशन की रूट्स क्या है, तो ही इस इक्वेशन की रूट्स का सम क्या है, तो ही वो बोलेगा कि 9 है। a की वैल्यू यहाँ पर -9 है। ठीक है, तो इस साइन में कई बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं। अब देखो, तो अगर a की वैल्यू -9 है तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि ये वाली इक्वेशन बन गई x² माइनस 9x प्लस बी, ये वाली इक्वेशन ऐसे बन गई। तो मतलब यहाँ पर रूट्स का सम क्या है, यहाँ पर रूट्स का सम है 9। ठीक है, और यहाँ पर इसने क्या बताया था कि हैज इक्वल रूट्स, इसकी रूट्स बराबर है। तो दो ऐसी चीजें जिनका सम 9 हो और दोनों बराबर हों, यानी कि 9/2, 4.5 और 4.5। ठीक है, और यहाँ पर अब उसने क्या पूछ लिया, अब उसने पूछ लिया बी की वैल्यू, तो बी है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की जगह पर। तो भाई 45 का स्क्वायर करना तो बहुत आसान होता है, अगर एंड में 5 हो तो सीधा 25 लिखते हो, और 4 से एक अगला नंबर, 4 से अगले गिनती में क्या आता है 5, तो 4 5 20, और फिर आप 2 के बाद पॉइंट लगा दोगे। तो यहाँ पर ये मैंने क्या किया है कि जैसे आपने 35 का स्क्वायर करना है या 75 का स्क्वायर करना है, तो बिल्कुल सिंपल सी बात है, ये आपने स्कूल में भी सीखा होगा मोस्ट प्रोबेबली। देखो, अगर एंड में 5 है तो सीधा 25 लिख दो, और उसके बाद यहाँ पर जो भी नंबर है गिनती में उससे अगला जो नंबर आता है ना, जैसे 3 के आगे आता है 4, उन दोनों का प्रोडक्ट यहाँ लिखना है, उन दोनों की गुणा, 4 थी 12। जैसे यहाँ पर 7 से आगे गिनती में 8 आता है, तो 7 × 8 56 यहाँ पर लिखना है। ठीक है, तो 45 का स्क्वायर आप इजीली कर सकते हो इस तरीके से, और फिर 2 के बाद पॉइंट लगाओगे तो 20.25 आंसर आ जाएगा। If the difference of roots of equation x² - 5x + k is unity का क्या मतलब है, एक है। ठीक है, अगर इनकी रूट्स का डिफरेंस एक है तो हमें k की वैल्यू निकालनी है। तो देखो भाई, ये जो भी इक्वेशन है उसकी रूट्स का सम है जी 5, तो 5 को हमने ऐसे दो हिस्सों में तोड़ना है कि जिनका डिफरेंस एक हो, तो 2 और 3, इसको तो आप हिट एंड ट्रायल से तुरंत तोड़ दोगे, जिनमें डिफरेंस एक का हो, 2 और 3। तो 2 और 3 इस इक्वेशन के रूट्स हैं, और इस इक्वेशन के रूट्स का प्रोडक्ट है 6, और k जो है वो प्रोडक्ट वाली जगह पर लिखा हुआ है, यानी कि k की वैल्यू क्या है, 6, यानी कि आंसर इज ऑप्शन 2। तो अब आपने क्या करना है भाई साहब, वापस से उसी लेक्चर पर चले जाना है ना। अगर आप लेक्चर के बीच में मेंटल टेस्ट करने आए थे और उसके कुछ सॉल्यूशंस देखे थे, और फिर उसके बाद उस लेक्चर के बाद आपने कंसेप्ट्स को रिवाइज करके एक्सरसाइज 1.2 को अटेम्प्ट करना है अपनी PDF से।